आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं आज बौद्ध संगतियां जो हुई हैं उसमें द्वितीय बौद्ध संगति पर बात करूंगा और इस द्वितीय बौद्ध संगति की थोड़ी सी बात देखें। द्वितीय बौद्ध संगति, तो ये द्वितीय बौद्ध संगति की बात अगर करते हैं जो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में ये संगति होती है और ये संगति 8 माह तक चली है। यानी कहीं ना कहीं ध्यान रखना, इसका समय जो है 383 ईसा पी, ये 8 माह तक चली। यानी ये संगति कितने माह चली है? 8 महीने चली है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैशाली के बालूकाराम बिहार में, कहाँ पर चल रही है? वैशाली के बालूकाराम बिहार में, बालूकाराम बिहार में। तो बालूकाराम बिहार, वैशाली के बालूकाराम बिहार में चल रही है। संरक्षण कौन दे रहा है? तो इस प्रकार से शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक, शिशुनाग वंश के शासक, शिशुनाग वंश का शासक है कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में कहीं न कहीं यह संगति हो रही है, आप ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष सर्वकामी या सावक मीर है, जो वैशाली में ही रहा करते थे और कहीं न कहीं ये आनंद के परम शिष्य थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो सर्वकामी, सर्वकामी जिनको सावक मीर भी कहा जाता है, ये सर्वकामी आनंद के परम शिष्य थे। यानी आनंद के परम शिष्य हैं और ये वैशाली में ही रहते थे, वैशाली में रहते थे। तो इस प्रकार से अध्यक्ष साहब ये हैं, ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस संगति में 700 लोगों ने भाग लिया, इसीलिए इसे सप्तशतिका कहा जाता है। यानी इस संगति में 700 लोग, भिक्षुक जैसे कह सकते हैं, भाग लेते हैं। इसीलिए इसको संगति को सप्तशतिका, सप्तशतिका कहा गया है। यानी इस संगति का नाम क्या पड़ गया? सप्तशतिका। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। द्वितीय संगति की जानकारी के लिए हमारे पास चूलवग्ग ग्रंथ है, महावस्तु है, मंजूश्री मूलकल्प है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो द्वितीय बौद्ध संगति की जानकारी, तो जानकारी के बारे में अगर बात करें तो मैंने अभी कहा चूलवग्ग है, चूलवग्ग ये बौद्ध ग्रंथ है। तो कहीं न कहीं चूलवग्ग में मिलता है जानकारी, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में मिल रहा है। इसी प्रकार से महावस्तु में मिल रहा है। महावस्तु, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प। वसुमित्र भी इसकी जानकारी देते हैं, तो वसुमित्र ने भी दिया है, वेनसांग ने भी दिया है, तारानाथ। तो इस प्रकार से वसुमित्र, वेनसांग, तारानाथ के विवरणों से, यानी इस संगति के विषय में चूलवग्ग नामक, महावस्तु नामक, आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ और वसुमित्र, वेनसांग, तारानाथ के विवरणों से भी इसकी जानकारी मिलती है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में हो रही है, ठीक है। संघ में जो नियम थे, जो विनय कानून थे, उसमें कुछ मतभेद था, जिसके कारण से इस संगति को बुलाया गया। यानी संगति को बुलाने का कारण अगर देखें तो संघ के नियमों मतलब विनय को लेकर मतभेद,
इस प्रकार से संघ के नियमों को लेकर भिक्षुकों में आपस में मतभेद है, इसीलिए इस संगति को बुलाया गया। यहां पर आप ध्यान रख लेना, जब संगति बुलाई दो विचारधाराएं इस संगति में देखने को मिलेगी। एक थे पूर्वी बौद्ध भिक्षुक, और ये पूर्वी जो बौद्ध भिक्षुक थे इनको वज्जी पुत्र या प्राचीनक कहा गया। यानी इस संगति को बुलाया गया तो दो जो कहीं ना कहीं लोग थे, इसमें कहीं ना कहीं पहले थे पूर्वी बौद्ध भिक्षुक, और ये जो पूर्वी बौद्ध भिक्षुक हैं इनका प्रभाव हमको कहां देखने को मिलेगा? पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगा। तो पूर्वी बौद्ध भिक्षुक जिनको वज्जी पुत्र या प्राचीनक कहा गया, वज्जी पुत्र या प्राचीनक कहा गया, यानी पूर्वी बौद्ध भिक्षुक और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुक के बीच में मतभेद था। और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुक यानी पूर्वी बौद्ध भिक्षुक और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुक के बीच मतभेद। कौन से मतभेद? वही संघ के नियमों को लेकर मतभेद। तो पूर्वी बौद्ध भिक्षुकों और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुकों के बीच में संघ के नियमों को लेकर मतभेद है। पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं का मुख्य केंद्र मैंने अभी कहा वैशाली और पाटलिपुत्र। अगर बात करें तो पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं का जो केंद्र है वो वैशाली है, और क्या है? पाटलिपुत्र है। तो यहां पर वैशाली और पाटलिपुत्र है। यदि पश्चिमी बौद्ध भिक्षुकों की बात करें तो पश्चिमी बौद्ध भिक्षुकों का जो केंद्र है वो उज्जैनी है, कौशांबी है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, यहां पर पश्चिमी बौद्ध भिक्षुकों का केंद्र जो केंद्र है वो क्या है? तो इस प्रकार से कौशांबी है प्लस उज्जैनी। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीजें बिल्कुल पूछी जा सकती हैं कि संघ के नियमों को लेकर एक प्रकार से कहीं न कहीं मतभेद हो जाता है। और मैंने अभी कहा है इसके बाद यहीं से जब मतभेद हुआ तो मतभेद को दूर करने के लिए इस सभा को बुलाया गया था, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हुआ। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं मतभेद को दूर करने के लिए सावक मीर की अध्यक्षता में सभा बुलाई गई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। यानी मेरा सिर्फ आप लोगों से यह कहने का मतलब है कि अभी बौद्ध धर्म बटा नहीं है, दो विचारधाराएं आ गई हैं। और जब दो विचारधाराएं आ गई तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक स्थविरवादी हो गए और दूसरे महासांघिक हो गए। यानी इस संगति में विभेद बढ़ जाता है और इस तरीके से कालांतर में स्थविर और कहीं न कहीं महासांघिक दो विचारधाराएं आ जाती हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस सभा में मतभेद के कारण दो विचारधाराएं आई। एक कौन से थे? स्थविरवादी थे। यही स्थविरवादी आगे कुलना के हीनयानी हो गए। यानी इन्हीं स्थविरवादियों से एक कौन थे? स्थविरवादी जिनको थेरवादी कहेंगे। यही चौथी बौद्ध संगति में क्या हो जाएंगे? हीनयानी हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं दूसरे आ जाएंगे महासांघिक। और ये जो महासांघिक होंगे यही आगे चल के चौथी बौद्ध संगति में
एक प्रकार से महायान हो जाएंगे। यानी अभी बटेंगे नहीं, लेकिन दो विचारधाराएं जरूर देखने को मिलती है। मैंने अभी कहा कि स्थविरवादी या थेरवादी वे लोग हैं जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे, स्थिर हैं। यानी मैं कह सकता हूं स्थविरवादी या थेरवादी कौन से लोग थे? जो बुद्ध के परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे। यानी ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं, यानी ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसीलिए इनको स्थविर कहा गया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा। और कहीं ना कहीं एक प्रकार से इनका नेतृत्व जो कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया? स्थविर। और इनका जो स्थविरवादी थे, इनका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व करने वाले उज्जैन के महाकच्चायन थे। महाकच्चायन यानी उज्जैन के जो महाकच्चायन, एक बहुत बड़े जो बौद्ध भिक्षुक हुए महाकच्चायन, वे कहीं ना कहीं स्थविरवादियों का नेतृत्व कर रहे थे। मैंने अभी कहा जो पश्चिमी बौद्ध भिक्षुक थे वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से महाकच्चायन इनका नेतृत्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मैंने अभी कहा स्थविरवादियों का जो केंद्र है वो कौशाम्बी है, मथुरा है, अवंती है। स्थविरवादियों का जो केंद्र है, अगर हम यहां पर लिख सकते हैं तो स्थविरवादियों का केंद्र जो है, मैंने अभी कहा कि कौशाम्बी है, कौशाम्बी कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो है मथुरा कह सकते हैं, और इसी प्रकार से अवंती कह सकते हैं। तो ये स्थविरवादियों का केंद्र था। अगर हम यहां पर थोड़ा सा महासांघिक की बात करें तो महासांघिक कौन लोग थे, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महासांघिक की बात करें तो महासांघिक जो कौन से, थोड़ा सा यहां पर यही महायानी बनेंगे, महासांघिक। तो ये महासांघिक कौन लोग हैं? इस प्रकार से जो परिवर्तन चाहते हैं, यानी यह परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह है, और ये पूर्वी बौद्ध भिक्षुक थे। यह परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह है। ये परिवर्तनवादी भिक्षुओं का समूह है, यानी ये परिवर्तन चाहते थे, और स्वाभाविक रूप से इनको पूर्वी भिक्षुक भी कहा जाता है। पूर्वी भिक्षु भी कहा जाता है। उनको पश्चिमी कहा जाता है, इनको पूर्वी भिक्षुक भी कहा जाता है। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। और स्वाभाविक रूप से इनका नेतृत्व महाकश्यप कर रहे थे। महासांघिकों का प्रधान केंद्र क्या है? तो कहीं ना कहीं मगध है। तो इनको नेतृत्व जो दे रहे थे, नेतृत्व देने वाले कौन थे? तो नेतृत्व देने वाले मैंने अभी कहा महाकश्यप हैं। तो महाकश्यप ने इनको नेतृत्व दिया है, और इनका जो प्रधान केंद्र था, प्रधान केंद्र क्या था? तो इस प्रकार से मगध। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूर्वी बौद्ध भिक्षुकों का जो केंद्र है वो मगध है। मैं फिर कहना चाहता हूं, द्वितीय बौद्ध संगति में विचारधाराएं आ रही हैं, अभी किसी भी प्रकार का विभाजन देखने को नहीं मिलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पाटलिपुत्र का कुक्कुट राम महासांघिकों का प्रधान केंद्र था। यानी पाटलिपुत्र का जो कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं, पाटलिपुत्र का कुक्कुट राम महासांघिकों का प्रधान केंद्र था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधान केंद्र है। तो इस तरीके से मैंने अभी कहा द्वितीय बौद्ध संगति में दो विचारधाराएं दी रही हैं। मगध में हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं वैशाली भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन भिक्षुकों का, पश्चिमी भिक्षुकों का, पूर्वी भिक्षुकों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो इस तरह से द्वितीय बौद्ध संगति में हमको दो विचारधाराएं दिख रही हैं। यही बाद में कहीं ना कहीं हीनयान महायान में
बदलेंगे, टूटेंगे। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।